हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मैटर वेव्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में जब ये बात सामने आई कि जो सारे फिनोमेना मतलब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो लाइट को फिर पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया वेव थ्योरी से, तो फिर कहना पड़ा कि लाइट कभी वेव की तरह और कभी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, मतलब लाइट की डुअल नेचर है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो कुछ ऐसा फिनोमेना कभी मिल जाएगा कि ये दोनों नेचर से वो फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होगा, तो साइंटिस्ट ये कहने में भी नहीं चूकेंगे कि लाइट की कोई ट्रिपल नेचर है। तो वैसे लाइट की कोई एक फिक्स नेचर होगी जिस पर मेरे हिसाब से तो अभी तक साइंटिस्ट पहुंच नहीं पाए, लेकिन मुझे भी ये कुछ कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में भाई अब आदमी मुझसे भी पूछ सकते हैं कि जी आपको डुअल नेचर पर डाउट है तो आप बता दो कोई नेचर, पता तो मुझे भी नहीं। तो इसी तरह से डी ब्रोगली ने सोचा कि लाइट जो बहुत सारे फिनोमेना जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहे थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल दीज थ्री फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन हो सकते वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। फिर इसके लिए मानना पड़ा कि लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर है, तो डुअल नेचर मानने लगे। तो डी ब्रोगली ने सोचा कि जो लाइट कभी वेव रही थी वो भी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो क्यों ना मैटर भी मैटर होते हुए वेव की तरह बिहेव करें, तो क्या दिक्कत है इसमें। तो उसने एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दी। फिर कहा कि यार तुम कह रहे हो कि वेव की तरह बिहेव करे, मतलब मैटर भी वेव की तरह बिहेव इन सर्टेन कंडीशंस में कर जाएंगे। जब तुम ये कह रहे हो तो वेव में जो बातें होती हैं तो फिर वो उसमें मैटर में भी तो हो। वेव में वेव लेंथ होती है, तो फिर वेव लेंथ का फार्मूला तो बताओ डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने वेव लेंथ का फार्मूला दो इक्वेशन को शामिल करके उसने कुछ बता दिया, और वो फार्मूला था, मैं डायरेक्ट फार्मूला बताने जा रहा हूं कि E बराबर mc², तो E बाई सी उधर ले आए, तो फिर उसने इस तरह से करके लैम्डा इज इक्वल टू h/p बताया, mc को p लिख दिया, तो जो है लैम्डा वेवलेंथ। क्यों कोई भी चीज दुनिया में जो डिफाइन करी जाती है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर्स में करी जाती है। जब इंसान को डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम आ गया तो वेलोसिटी डिफाइन कर दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वेलोसिटी। जब वेलोसिटी समझ गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी द एक्सेलरेशन। हमेशा कोई चीज डिफाइन हो रही होगी तो पहले वाले वर्ड अपने को आते होंगे, ऐसा ही तो होता होगा। तो लैम्डा को डिफाइन करना है तो फिर उसमें लैम्डा को लिंक करा गया मोमेंटम। तो मोमेंटम मैटर में होता है या नहीं होता वो अलग बात है। मानो कोई रेस्ट में तो मोमेंटम 0 है, तो उसकी जो है वेव लेंथ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जिसका मोमेंटम 0 है उसका जो वेव लेंथ टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मोमेंटम और इसको रिलेट कर दिया गया, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ कहता है। तो ये उसने जो डी ब्रोगली ने प्रपोज करा था लाइट की डुअल नेचर को देख करके करा था, क्योंकि लाइट वेव होकर के कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो कभी पार्टिकल और मैटर भी पार्टिकल और मैटर होकर के वेव की तरह बिहेव क्यों ना करें, और करें तो फिर वेवलेंथ उसने फार्मूला प्रपोज कर दिया। फिर ये सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी हो गए, डेविसन और जर्मन ने करा है, जीपी थॉमसन ने करा है। तो आप कहोगे उन्होंने ऐसा क्या करा था कि जो पार्टिकल्स में वेव नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आने लगी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि उस पर जो एक्सरेज थी, एक्सरेज गिराई गई और इलेक्ट्रॉन गिराई गई, किसी मेटालिक प्लेट थी, गोल्ड फॉइल थी, क्या था जो भी था, तो वो जो है दोनों का स्पेक्ट्रम एक सा आ गया। तो उसी वेवलेंथ की जो इस फार्मूले से कैलकुलेट करी, उसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एक्सरेज की वेवलेंथ थी, लेकिन एक्सरेज कंफर्म है कि वो वेव है, तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन भी एक्सरेज की तरह बिहेव कर गए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मैटर है वो भी कभी कभी किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। और जो
जो सेकंड पोस्टुलेट है बोर का MBR इज इक्वल टू NH/2 वो भी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन हो जाता है। अदरवाइज तो बात क्या थी, अदरवाइज तो जे थॉमसन ने भी क्या कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटर में घूम सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल थ्योरी से क्या हुआ कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रेडिएट्स द एनर्जी और फाइनली इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कौन नहीं कर पाया? जे थॉमसन का मॉडल नहीं कर पाया। तो बोर ने कुछ अपने पोस्टुलेट दिए, उन पोस्टुलेट से हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया। सब कुछ तो एक्सप्लेन उससे भी, हाइड्रोजन के जो है जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उससे भी सब कुछ एक्सप्लेन तो नहीं हुआ। लेकिन उसने जो सेकंड पोस्टुलेट दिया था, फर्स्ट एंड थर्ड पोस्टुलेट पे मैं कोई डाउट नहीं करता। फिर आप कहोगे कि आप सब कोई अथॉरिटी थोड़ी हो। अरे भाई नहीं है तो नासी समझाने का मेथड तो है ना मेरा। लेकिन बात तो जब सब कुछ एक्सप्लेन होगा जब ही तो उस थ्योरी पे विश्वास करेंगे। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन तो नहीं करती, बस हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करके रह गई। उस पर भी जाकर के SPDF ऑर्बिट भी बता दी गई। तो चलो ठीक है, उस बात पर अपन नहीं जा रहे। लेकिन जो सेकंड पोस्टुलेट है वो MBR इज इक्वल टू NH/2 वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन हो जाता है। तो आप बोलोगे कैसे एक्सप्लेन हो जाता है? ऐसे एक्सप्लेन हो जाता है कि लैम्डा इज इक्वल टू H/P, P जो है MB है, तो MBR MB बराबर H/λ, MB बराबर, अब MBR इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, H/λ, इसको बंद करना थोड़ा सा। डी ब्रोगली ने के अनुसार जो पार्टिकल्स कभी कभी स्पेशल कंडीशंस में वेव एज ए वेव और उनकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू H/P और P जो MB है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/MB। तो अगर ऑर्बिट्स की जो सरकमफ्रेंस है अगर वो n लैम्डा के बराबर बैठे तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और स्टेशनरी वेव्स कभी भी एनर्जी ना रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती उसी ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। तो 2πr को n लैम्डा लिख देते, लैम्डा की जगह H/MB, तो 2πr इज इक्वल टू NH/MB। MB को अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो NH/2π आ गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं में रिवॉल्व करेंगे जिनमें कि उनका एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन हो जाता है। और थर्ड पोस्टुलेट तो ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि बढ़ जाए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट टाइम, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, क्या होगा इनमें से? तो इसका जवाब है कि यदि फ्रीक्वेंसी वही है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इमिटेड बढ़ गए होंगे। तो इंटेंसिटी की पहले डेफिनेशन आप समझिए कि इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर आप चाहते हो कि इंटेंसिटी बढ़े तो आप सोच लो कैसे बढ़ सकती है। अगर वही फ्रीक्वेंसी रहे तो एक फोटोन की एनर्जी एक लड्डू की एनर्जी h नहीं हुए, और आप चाहते हो कि एनर्जी जो है एक लड्डू की एनर्जी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप चाहते हो पर सेकंड हम चाहते हैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 50 फोटोन रिलीज होने चाहिए। 2 से चाहते हो तो 100 रिलीज होने चाहिए। तो फिर यदि फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है उसी फ्रीक्वेंसी के लिए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल सा सवाल था। तो अब इसमें नेक्स्ट ये है कि किसी मेटेलिक प्लेट पर कई फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई दी गई, ν1, ν2, ν3, ν4, कई फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई गई। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उसका जो
फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी? इन सारी फ्रीक्वेंसी के एवरेज पर डिपेंड करेगी, या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, या फिर फ्रीक्वेंसी से रिलेट ही ना होगी? समझ गए ना? तो इसका जवाब है भाई कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगी। कैसे? मानो वर्क फंक्शन मानो 2 मान लो, और आपने 4 तरह की फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, तो कोई एनर्जी 4 दे रही है, कोई 6 दे रही है, कोई 8 दे रही है, कोई 10 दे रही है। तो मैंने तो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की पूछी है ना, तो 10 में से 2 माइनस होगा। एवरेज से क्यों होगा? जो सबसे जोर का थप्पड़ पड़ा है उससे सबसे तेज भाग रहा होगा इंसान, तो फिर मीन क्यों लेंगे? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसी पे करेगा। तो एवरेज लेने वाले नहीं है। अब बोलो सब न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 न्यू 4 में कौन से सबसे ज्यादा है? अरे सबसे ज्यादा वो बता देगा, तो हम भी बता देंगे उसमें क्या। मान न्यू 3 ज्यादा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी न्यू 3 पर डिपेंड करेगी। ये न्यू 3 सब में बड़ा है। अब पूछा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ सबसे कम वाली चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ होती है, देख लो आप है क्या होती है, न्यू बराबर c बाई लैम्डा। बस तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, दोनों का मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, और दोनों को हम वेव मानना है। वेव, जैसे डी ब्रोगली ने कहा कि मैटर भी स्पेशल कंडीशंस में वेव है जी, वेव, तो चलो मान लेते हैं वेव है। तो वेव मानने पर वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? दोनों के मोमेंटम बराबर है, इसका जवाब है कि मोमेंटम बराबर है तो वेवलेंथ बराबर होगी, क्योंकि फार्मूला ही लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। अब पूछा गया, बात मेरी ध्यान से सुनिए, अब पूछा गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को समान पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा गया, अब वेवलेंथ किसकी ज्यादा? तो अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोले सब क्या सोचें? अरे ये सोचो ना कि लैम्डा बराबर h अपॉन पी है, अब पोटेंशियल बराबर दिया है, बराबर पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा है, तो एक को उतने ही नेगेटिव पोटेंशियल से करा है और दूसरे को उतना ही पॉजिटिव से। ये भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव पोटेंशियल से एक्सेलरेट होगा, पोटेंशियल सेम है जो एक्सेलरेट करेगा। तो एक में जो एनर्जी आएगी वो E गुणा V आएगी, E गुणा V। अब एनर्जी हाफ mv² बराबर EV। भैया काइनेटिक एनर्जी p²/2mv होती है, तो EV, तो P बराबर हो गया √2mEV। बस ये समझो आप, √2mEV। मोमेंटम, मोमेंटम ये हो गया। अब लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली से h अपॉन पी √2mEV। तो हर प्रॉब्लम के अंदर ये देखा करो कि आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है। यहाँ पर जो है पोटेंशियल सेम दे रखा था, और वेवलेंथ जो डिपेंड कर रही थी वो डिपेंड कर रही थी किस पर? मोमेंटम पर, क्योंकि वेवलेंथ जो थी मैटर वेव्स की वो h अपॉन पी थी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर E गुणा V थी, और काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख करके P डिटरमाइन करके यहाँ पुट कर दिया। V सेम E सेम, लेकिन मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, 1837 गुना होता है करीब, तो वेवलेंथ कम आएगी, प्रोटॉन सेम पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू मुझे याद है, √2mE, √V बाहर कर लो, ये होती है 12.27। ये इलेक्ट्रॉन के लिए पता है मुझे, √V अननेसेसरी, ये फार्मूला। हाँ ठीक है, यही होगा। H प्लांक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, 2 को आप जानते ही हो, रूट आप निकालना जानते ही हो, √V हो गया।
ये अंगस्टन में अगर इसको मीटर बनानी तो 10 की पावर -10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अंगस्टन के नैनोमीटर बनाना, नैनोमीटर नैनोमीटर अंगस्टन, 1 नैनोमीटर में 10 अंगस्टन होते हैं, 10 से डिवाइड करें। नैनोमीटर में 10 की पावर -9 आता है, अंगस्टन में 10 की पावर -10 आता है। तो इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। नेक्स्ट है, मैंने आपको डी ब्रोगली की भी ये बातें आपको बता दी।